द हिल्टन्स कॉफी हाउस पर डिटेल्ड ब्रीफ देने के बाद अब समय हो गया था कि बात को कंक्लूजन पर लेकर जाया जाए। तुरंत ही विराज ने मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों को शांत किया और अपना मुंह खोलते हुए कहा, गाइस गाइस, आई नो इट्स हेल लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। क्या मैं थोड़ा और बोल लूं? ये बोलते ही मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे और इसी के साथ विराज ने बोलना शुरू किया। मैं ज्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सभी हमारे पुराने बिजनेस पर ध्यान दें और उन बिजनेस को और आगे ले जाने के बारे में सोचें। लेकिन चूंकि अब हम इस नए बिजनेस में उतरने वाले हैं, तो मैं इस प्रोजेक्ट का पूरा भार सनी के हाथ में सौंपता हूं। सनी इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा और वो ही अपनी टीम खुद डिसाइड करेगा। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो, तो आप सीधा सनी से बात कर सकते हैं। और हाँ, इस नए बिजनेस की खुशी में हम सभी कल ऑफिस में लंच पार्टी करने वाले हैं। यू ऑल मे गो नाउ। विराज के अनाउंसमेंट के बाद सभी के चेहरे पर झूमने वाली खुशी आ गई थी और हंसते मुस्कुराते हुए सभी लोग उस मीटिंग रूम से बाहर चले गए थे। लेकिन एक शख्स अभी भी मीटिंग रूम में विराज के सामने था। वो और कोई नहीं, अपनी जानवी थी। विराज, ये सब क्या है? तुम्हें पता है कि आने वाले 10 महीने मेरे और तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद भी तुम नए बिजनेस में उतरने जा रहे हो। तुम सोच भी कैसे सकते हो यार? जानवी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विराज ने सनी के बिजनेस प्रपोजल पर हरी झंडी दिखा दी है और वो विराज से इस बारे में शिकायत करने लगी थी। जानवी, मुझे पता है कि आने वाले 10 मंथ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? क्या हमारा एक भी बिजनेस नुकसान साबित हुआ है? हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और ये इससे पहले कि विराज अपनी पूरी बात रखता, जानवी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन क्या अभी ये सब करना जरूरी था? क्या हम 10 महीने इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या कोई प्रलय आ रहा था क्या? ये बोलते हुए जानवी के चेहरे पर हल्का गुस्सा देखा जा सकता था। तो क्या 10 महीने बाद प्रलय आ रहा है? जानवी की बात सुनकर विराज को भी हल्का गुस्सा आ गया था और उसने भी ऊंची आवाज में अपनी बात सामने रख दी थी। हालांकि अपनी हरकत का विराज को जल्दी एहसास हो गया और उसने तुरंत ही अपनी टोन को नॉर्मल करते हुए जानवी से कहा, लुक जानवी, मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, लेकिन तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो भी डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, और फ्यूचर में अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी गया तो वैसे तो हमारे पास बहुत रेवेन्यू है, लेकिन अगर वो भी नहीं रहा तो भी तुम्हें सड़क पर नहीं आने दूंगा। ये बोलने के बाद विराज ने जानवी को आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही मीटिंग रूम से बाहर निकल गया था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि क्या विराज अपने आप को बिजनेस सम्राट समझने लगा था, और क्या यही गलती विराज पर भारी पड़ने वाली थी? अगले दिन लंच पार्टी के दौरान सभी के चेहरे काफी खुश नजर आ रहे थे। शराब और कबाब का दौर भी शुरू हो गया था। सभी लोग नए बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। आज तो जानवी का भी मूड सही लग रहा था। हालांकि वो इतनी खुश तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी। ये देखकर विराज भी राहत की सांस ले सकता था। हालांकि कल रात के बाद से विराज और जानवी के बीच कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन इससे उन दोनों के रिश्ते पर कोई असर भी नहीं पड़ने वाला था। लेकिन नए बिजनेस को संभालने वाला सनी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विराज के कदम सनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अरे रावल साहब, आप क्यों इतना लोड ले रहे हैं? आपको आज शाम तक सारा पैसा मिल जाएगा। बस आप तो जल्दी से जल्दी उस जगह की फिनिशिंग करवाओ, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। अगले महीने विराज भाई का बर्थडे है। मैं जल्दी से जल्दी एक आउटलेट खोलकर उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। फोन पर बात करते हुए सनी के चेहरे पर एक शालीन मुस्कान आ गई थी। बस ये हुई ना बात। चलो तो फिर आज शाम को लड़का भेजता हूँ, 2 दिन में सारा काम करवाओ। ये बोलते हुए जैसे ही सनी ने कॉल कट किया और पीछे मुड़ा तो उसके सामने एक पतला दुबला लड़का खड़ा था। कौन? अरे हमारा बजाज, अब सॉरी विराज। और विराज को देखते ही सनी के होश उड़ गए थे। विराज भाई,
वो बस मैं कॉन्ट्रैक्टर से ही बात, आप यहाँ अचानक भाई कैसे? सनी से कुछ भी ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था और सनी की हिचकिचाहट को विराज ने नोटिस कर लिया था। तुरंत ही मुस्कुराते हुए विराज ने अपना हाथ सनी के कंधे पर रखा और शांत अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए बोला, अच्छा तो मेरे पीठ पीछे तू मुझे ही सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा है? तुझे क्या लगा मुझे मालूम नहीं चलेगा? यार विराज, तूने तो सब कुछ सुन लिया, अब कैसा सरप्राइज? हालांकि ये बोलते हुए सनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उस मुस्कान में उदासी देखी जा सकती थी। अबे चुप कर नौटंकी साला, तूने तो मुझे वैसे ही सरप्राइज दे दिया है। द हिल्टन्स कॉफी हाउस का आइडिया तेरे दिमाग में आया, उससे मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मैं तेरे बिजनेस स्किल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन बिजनेस प्रपोजल के सैंक्शनड होने के अगले ही दिन से तू इस प्रोजेक्ट में घुस गया है और इतनी तैयारी कर रहा है, ये देखकर मैं वाकई में बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया है कि मैंने मेरे दोस्त को उस दिल्ली वाली बुढ़िया से बचाकर कोई गलती नहीं की। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सनी अपना सर पीटते हुए कहा, भाई किसका नाम ले लिया तूने? और इसी के साथ दो दोस्त एक दूसरे के गले लग चुके थे। वाकई में ये सीन बहुत ही सूदिंग था। असल में विराज सनी को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि विराज को सनी से कुछ जरूरी बात करनी थी। गले मिलने के बाद दो दोस्त राणेजा बिल्डिंग की लॉबी में चलते हुए बातें करने लगे थे और इसी बीच विराज ने अपनी बात छेड़ते हुए कहा, सनी यार तुझे तो पता ही है कि अभी भी मेरा और प्रखर का 3rd सेमेस्टर बाकी है और हम दोनों वो मिस नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं तुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तू उस जिम्मेदारी पर खरा उतरेगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अचानक से विराज ने इतना कुछ बोल दिया कि सनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। द हिल्टन्स कॉफी हाउस को तो तू वैसे ही संभालने वाला है, उसके साथ साथ तुझे एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के 60% शेयर्स देना चाहता हूँ। तेरे केबिन में मैंने पेपर्स भिजवा दिए हैं, समय मिले तो पढ़ लेना और साइन कर देना। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सनी हक्का बक्का रह गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा। भला वो तो विराज को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ विराज ने ही सनी को सरप्राइज दे दिया था। लेकिन भाई मैं वो कैसे, उस पर तो सबका हक। इससे पहले कि सनी जैसे तैसे अपनी बात सामने रखता, विराज ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, अगर तू मुझे हर शाम तेरे सुपरमार्केट का कचरा नहीं देता तो मैं उन दिनों शालिनी को अच्छे से खाना नहीं खिला पाता। मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता। ये कंपनी हम चारों की है, हम चारों ने मिलकर खड़ी की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब हम सब इस कंपनी का कुछ हिस्सा पर्सनली हैंडल करें, जिससे सबके ऊपर लोड कम आए। और यही वजह है कि मैं तुझे एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन दे रहा हूं। मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं वहां जाऊं, उसे देखूं, उसे संभालूं। मेरे सेमेस्टर को खत्म होने में 6 महीने लगेंगे, उसके बाद एग्जाम्स। मैं अकेला ये सब हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए बस थोड़ा भार अपने भाइयों के कंधे पर डाल रहा हूं। मुझे वैसे भी होटल पर ध्यान देने की जरूरत है, उसका काम अटका हुआ है और मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, वरना वो हमारी शर्त का हिस्सा नहीं रहेगा और इससे हमारे रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। विराज को जो कुछ भी समझाना था उसने सनी को समझा दिया था, लेकिन उसके बाद भी सनी भाई साहब के मुंह से शब्द का एक दाना भी नहीं निकल रहा था। सनी बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। ये वाली एम्बैरेसमेंट की फीलिंग थोड़ी अलग थी, इसमें रेस्पेक्ट कूट कूट कर भरा था और यही वजह थी कि सनी विराज के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। सनी के हाव भाव को देखकर विराज भी समझ गया था कि आखिर इशू क्या है। तुरंत ही विराज ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अबे नौटंकी, तू ये मत सोच कि सारा भार तेरे कंधों पर डाला है। प्रखर भी मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी संभाल रहा है, जानवी तेरे साथ एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन भी देखेगी और विजाउन पेप्सी कोला पर भी ध्यान देगी। बस मैंने अपने आप को थोड़े समय के लिए छुट्टी दे दी है। क्यों, क्या मेरी एब्सेंस में तुम लोग काम नहीं संभाल सकते? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल संभाल लेंगे। ये कंपनी हम सबकी है और हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। लेकिन सनी आगे कुछ बोलने जा रहा था कि तभी अचानक से उसका मुंह खामोश हो गया और सीन में थोड़ा और सस्पेंस आ गया।
लेकिन क्या सनी? तुरंत ही विराज ने सनी से पूछा। क्या इस बारे में जानवी को कुछ पता है? क्या वो तेरी प्लानिंग के बारे में जानती है? पिछले 2 महीनों से मैं उसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा देख रहा हूँ। क्या तुम दोनों के बीच? इससे पहले कि सनी अपना सवाल रख पाता, तुरंत ही विराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो बहुत स्ट्रेस्ड है। तुझे तो पता ही है कि अनसीन आर्मी ने कितनी मुसीबत खड़ी की थी, बस वो उसी वजह से परेशान है। उसे लगता है कि वो अनसीन आर्मी फिर से आएगी और हम पर हमला करेगी। उसे तेरे बिजनेस प्रपोजल से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो डर रही है कि कहीं हम शर्त ना हार जाएं। और उसका डर स्वाभाविक है, क्योंकि उस शर्त पर जानवी और उसके परिवार का पूरा फ्यूचर टिका है। मैं समझता हूँ कि वो क्या सोच रही है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। उसने खुद अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि समय के साथ साथ वो नॉर्मल हो जाएगी। जब तेरा ये द हिल्टन्स कॉफी हाउस से प्रॉफिट आने लगेगा ना, तब वो पहले जैसी हो जाएगी। इसलिए तू चिल कर, मैं उससे बात कर लूंगा। पेपर्स केबिन में, कल तक साइन कर देना और काम संभालना शुरू कर। इसी के साथ विराज और सनी लंच पार्टी में पहुंच गए थे और सभी के साथ फिर से मिल गए थे। थोड़ा गाना बजाना हुआ, नाचना नचाना हुआ, शराब और कबाब चला और इसी के साथ पार्टी का दी एंड हो गया था। अगले दिन सनी ने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के पेपर्स पर साइन कर दिए और काम भी संभाल लिया था। जानवी विजॉन पेप्सी कोला कंपनी में लगी हुई थी और विराज और प्रखर बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के 3rd सेमेस्टर की क्लास में बैठे हुए थे। अरे हाँ, आप लोगों को एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। वैसे तो विराज ने मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी की कमान प्रखर के हाथ में दे डाली थी और प्रखर उससे खुश भी था, लेकिन वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश तब हुआ जब उसकी जिंदगी में प्यार की दस्तक हुई। जी हाँ, प्यार, ई वाला प्यार। पता नहीं कैसे, लेकिन एक दिन अचानक से युविका भंडारी ने प्रखर को कॉल किया और डेट पर चलने की बात की। प्रखर भाई साहब को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि उनकी जिंदगी में आखिर ये हो क्या रहा है। जिस लड़की के पीछे वो कभी मुंह खुला करके भागता था, आज वही लड़की उसे आगे से पुचकार रही है। दुम हिलाते हुए प्रखर भी सीधा डेट पर पहुंच गया था। दोनों की डेट लाजवाब रही और उस डेट के बाद से दोनों का प्यार परवान चढ़ गया था। भाई प्रखर की जिंदगी में युविका आ गई। प्रखर तो अपने बिजनेस को भूल ही गया था। युविका ये, युविका वो, युविका ऐसी, युविका वैसी। अरे भाई थम जा, रुक जा। लेकिन नहीं, किसी बावले की तरह प्रखर पूरी तरह इश्क में नाचने लगा था। विराज ने भी इतना ध्यान नहीं दिया और वो प्रखर को उसकी लव लाइफ एंजॉय करने का पूरा मौका दे रहा था। आखिर विराज से क्या गलती हो रही थी? क्या कंपनी को 4 भागों में बांटना विराज की गलती थी? विराज को धोखा कौन देने वाला था? क्या वाकई में विराज नताशा की चाल से अनजान था, या फिर सही मौके पर विराज उस लड़के को एक्सपोज करने वाला था? क्या वाकई में विराज नताशा से हार गया था, या फिर 10 महीने बाद कुछ और ही होने वाला था? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।